अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं गज़ाल और आप देख रहे हैं समा मनी विद गज़ाल। नाज़रीन, आज हम बात करने जाने वाले हैं 2024 टू 2025 फिस्कल ईयर के बजट की। ये बजट भी ऐसा कि अगर मैं इसको एक मुख्तसर सी लाइन में समराइज़ करूं तो इट वुड गो समथिंग लाइक ए टैक्सिंग द टैक्स्ड अगेन, यानी कि जिन लोगों पर ऑलरेडी इतने ज़्यादा टैक्सेस थे उनको हमने और ज़्यादा हैविली टैक्स कर दिया, और जिन पर नहीं थे उन पर खैर अभी भी नहीं है, थोड़ा सा उनके पीठ पर हल्का सा हाथ मारा है। वो हाथ इस तरह मारा है कि विद होल्डिंग टैक्सेस की शक्ल में, जो इनडायरेक्टली आपके कॉस्ट ऑफ बिजनेस को ज़रा सा बढ़ा देती है। तो हम इस लेवल पर आए कैसे? अभी जितने भी सैलरीड हजरात हैं, जो भी आम आवाम है, उनकी सकत है अभी भी कि वो इतने ज़्यादा टैक्सेस दे सकें, और इन सब का ज़िम्मेदार कौन और ये सिलसिला कब तक चल सकता है? सारे सवालात तो बहुत हैं, जवाबात के लिए हम आ गए हैं पाकिस्तान के मायानाज़ तज्ज़ियाकार मिस्टर हसन निसार के पास। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन टुडेस डिस्कशन। सर, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच कि आज आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। से स्टार्ट करें तो आइंदा माली साल में 1500 अरब रुपए मज़ीद टैक्सेस लगाने की तजवीज़ दी गई, और अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो हुकूमत 12,970 अरब रुपए कलेक्ट करेगी, जिसके ज़ाहिर सी बात है कि मेजर चंक जो है, इफ़ नॉट ऑल, आम आवाम से आएगा, सैलरीड तबके से आएगा। मैं दूंगा, आप देंगे, और हम जैसे सैकड़ों लोग और देंगे। जो एलीट है, जो अशराफी है, वो फिर से बच जाएगी। तो मेरा सवाल ये उठता है कि कंसिडरिंग करंट सर्कमस्टांसेस, जितनी इन्फ्लेशन है, जितनी हमारी सैलरीज़ हैं, आमदनियाँ हैं, क्या हमें अभी भी आम आवाम में सकत है इतनी ज़्यादा टैक्सेस देने की? आपने बहुत लंबा चौड़ा काम कर दिया है, बहुत प्रिसाइज होना चाहिए अपने लंबी चौड़ी। आपने मसलन आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, शराफिया। मैंने 30 साल पहले इनके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया और करता रहा, वो था बदमाशिया। ये शराफिया नहीं है, इसको समझ लें। और बदमाशिया गाली भी नहीं है। जिसका माश बद है वो बदमाश है, बदमाशिया उसको कहते हैं। वो रेडी वाला भी हो सकता है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकता है, पॉलिटिशियन, कोई भी हो सकता है, कोई ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है। पहली बात, ये अशराफिया नहीं है, इसको समझ लें। 900 साल की मुसलसल ग़ुलामी जिन्होंने काटी है, हम उतनी औलादें हैं। ये गज़नवी गौरी, देवर इन्वेडर्स। इस्लाम एक कदर मुश्तरक है जिसको रज के एक्सप्लॉइट किया गया है। आपको पता है, यजीद जो मरदूद था, उसकी दादी थी हिंद, जिसे हमारे यहाँ जाहिल हिंदा कहते हैं, हिंद। बाप था अबू सुफियान। माफ़ करने वाले कौन थे? इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन के नाना। अशराफिया हर जगह होती है, और अशराफिया का जो मतलब हम समझते हैं सिर्फ वही नहीं है। सादकैन भी अशराफिया, फ़कीर आदमी, हबीब जालब भी अशराफिया, ठीक है। तो उसका एक हिस्सा होती है रूलिंग एलीट। ये है नहीं रूलर्स, ये कमज़ात हैं। सूफ़ी शायर का एक मिसरा है। मैं बचपन में जब मैं अपने बड़ों से सुनता था फलाना कमी है ये, तो मुझे गुस्सा चढ़ता था। मैं जो कि बहुत छोटी उम्र में ना लेफ़्ट की तरफ मेरा रुझान हो गया था, ये वो सारा, ठीक है। बाद में जब मैंने पढ़ा, हमारे तो सूफिया कहते हैं, नीचा दी अशनाई कोलों फैज़ किसे ना पाया, किक करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। ये नीच है। नीच का मतलब कोई गरीब घर में पैदा होना नहीं है, कोई कुम्हार जुलाए लोहार की औलाद होना नहीं है, एक रवैये का नाम है। दूसरी बात, मेरा आपके इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक जुमला को कम से कम मैंने 200 बार बोला होगा कि इस मुल्क के अवाम की चीखें मरीख पे सुनाई देंगी। दूसरा मेरा जुमला जो वायरल है आज तक, कि इस निज़ाम को तेज़ाब के साथ गुस्ल दो। ये डिटर्जेंट और ये वो जो होते हैं ना, इनसे साफ होने वाला काम नहीं है। और ये जुमला, मैं सारे वो जुमले बोल रहा हूं जो मैंने कम से कम 50 बार बोले हैं। शहरे आसेब में आंखें ही नहीं हैं काफ़ी, उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा। ये बेनज़ीर भुट्टो की एक अहम तरीन तकरीर में ये कोट हुआ है मेरे नाम के साथ।
उनकी अहम तरीन तकारीर को महमूद शाम ने कंपाइल किया है, मौजूद हैं अपोजिशन पार्लिमानी ग्रुप से। ये इंटरकॉन्टिनेंटल पिंडी में वो ख़िताब कर रही थी। उल्टा लटकोगे तो इस मुल्क का, देखो मेरी एक किताब का उन्वान है, कॉलमों का मजमूआ है, याद कराना जाते हुए अगर याद रहा तो मैं तुम्हें दूंगा वो। उसका किताब का उन्वान क्या है? आदम खोर निज़ाम का नौहा। अच्छा, मुल्क का नाम क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। यही बजट है आपका। हुजूर का एक फरमान है बहुत सादा। वो क्या है कि जब कुछ लोगों के पास ज़रूरतों से बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो ये समझ लो कि बेशुमार लोग बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हो गए। अब एक तरफ एक आदमी है जो 1 करोड़ रुपया या पता नहीं 5 करोड़ रुपया जितना भी है दे के वो घटियापन की आखिरी इंतहा है कि वो गाड़ी का नंबर 1 तो चाहे 3rd क्लास हो, चूँकि वो 10 करोड़ की नंबर प्लेट ली, 10 करोड़ की या जितनी की भी। अब मुझे एक बात बताओ, एक माजूर वो कह रहा है मेरा गुर्दा बेच के बिल ले लो। उस पर मैंने कमेंट किया है अपने समा के ही एक प्रोग्राम में कि उसको बेवकूफ़ को पता नहीं होगा कि गुर्दे होते हैं 2, एक बेच लो, एक पे जिंदा रहा जा सकता है, अगले महीने फिर बिल आ जाएगा, दूसरा गुर्दा बेच दोगे तो दैट्स गोइंग टू बी द एंड। सो दिस इज व्हाट योर बजट। और बजट कोई से, मेरा बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स का, बिल्कुल समझ गए हो। बजट क्या होता है? जैसे आपके घर का एक बजट होगा, मेरे घर का होगा, इनके घर का होगा, सबका होता है, इनका होगा। बजट क्या होता है? कहते हैं कि पेट पे पत्थर रख के भी माँ बाप अपनी औलाद को, तो हुक्मरान माँ बाप की तरह होने चाहिए। एतजाज़ हसन मेरे भाइयों की तरह हैं। जब उन्होंने वो पता नहीं इफ्तिखार या क्या नाम था वो चीफ जस्टिस का, उसके लिए कैंपेन चला रहे थे तो एक नज़म पढ़ा करते थे, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 100 बार पढ़ी होगी, रियासत होगी माँ के जैसी। मैंने लिखा था नहीं, ये रियासत होगी सौतेली माँ के जैसी। हर बात रिकॉर्ड की कर रहा हूँ, कहने को और बहुत कुछ है, लेकिन देखो ये रियासत होगी माँ के जैसी और हुक्मरान जो माई बाप, ये जो है ना, ये बहुत बड़े गंदे गलीज और मकरू और मुनाफिक लोग हैं। किससे सुनाते हैं हमें? खुलफाए राशिदीन के। मैंने कल परसों भी कोट किया है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, हालांकि वो उन मानों में खुलफाए राशिदीन में नहीं आते, वो बनु उमैया से थे, बाद में आए, लेकिन उनको भी कहते हैं कि वो भी 5 में, चूँकि वो शहजादे थे तो अल्लाह माफ़ करे उनकी ज़िंदगी कैसी थी। जब खिलाफत मिली तो अल्लाह माफ़ करे, 2 साल बाद वापस आया तिजारती काफ़िले से, पहचान ही नहीं सका कि तुझे क्या हो गया उमर। उन्होंने कहा मुसलमानों का बोझ पड़ गया। वो आदमी क्या था, एक बार बीवी को कहा, कौन? शहजादा। उस पे आ पड़ी थी ये अमीरुल मोमिनीनी। तो बीवी को उन्होंने कहा अपनी अहलिया को कि मीठा खाने को बड़ा दिल करता हूँ। चुप कर गई। हफ्ते 10 दिन के बाद उन्होंने मीठा रखा। उन्होंने कहा ये कहाँ से आया? ये तारीख़ की किताबें हैं, मैंने वीडियो नहीं देखी। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा ये कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा आप मीठा बहुत, पता नहीं शुगर लेवल डाउन होगा क्या होगा मुझे नहीं पता, उस ज़माने में तो इन चीज़ों का अंदाज़ा भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि बैतुल माल से जो हमें आटा आता है या जो, उसमें से मैं बचा के तो फिर सूजी या जो टेक्निकल ख़वातीन का होता है। चुप कर गए। 2-3 दिन वाले लिए छोड़ दिया। अगले दिन उतना आटा कम कर दिया। उनको हया करो। सुनो, मीटिंग ख़त्म हुई, कैबिनेट मीटिंग कहते हैं आज की ज़ुबान में, वो जो सरकारी अमूर थे वो बात ख़त्म हो गई। तो हालचाल और सुनाएं जी, और जिस तरह हमारे होता है जी, पापीदा की हाल है, बच्चियाँ लगी हैं, इस तरह की बात। शायद अरब भी इसी तरह का, मैं बहुत करीब से मैंने उनको देखा हुआ। आपने चिराग बुझा दिया तो किसी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने ये क्या किया है? उन्होंने कहा अब ज़ाती गुफ्तगू शुरू हो गई है, बैतुल माल का तेल जल रहा है इसमें। वो कहाँ ये डकैत, कोई टीटी कुमार है, कोई कमीशन कपूर है, कोई किकबैक बचन है, तो वहाँ ये कौन से बजट? ये बजट है? नहीं। मैंने देखो, मैं
चूँकि मैं सारा दिन अपने बेसमेंट में होता हूँ, मैं मिलता मिलाता भी नहीं हूँ लोगों से, मैं बाहर भी नहीं, 2-2 महीने 2.5 महीने बाहर नहीं निकलता, तो आवारा मैं सोचता रहता हूँ कि अगर तातारी उस ज़माने में अगर बजट इस तरह के बनते होते, तातारियों ने जब बगदाद को जलाया और बर्बाद किया, वो बजट देते तो वो इससे बेहतर होता। अब पूछो क्यों? क्यों सर? सुनो, एक इकोनॉमिस्ट का एक कॉल सुनाता हूँ, ज़ाहिर है अंग्रेज़ी में है लेकिन मैं उर्दू में। उन्होंने कहा, बात सुनो, अवाम भेड़ें होते हैं, इनका गोश्त मत खाओ, इनकी ऊन उतारो, दोबारा आ जाएगा फिर उतारो, और जब अपना वो इस तरह जो भी उस तरह मरसना जो भी इस्तेमाल करना है ऊन उतारने के लिए, मेक श्योर उनकी खाल और गोश्त तक ना जाए। तो ये तो हड्डियों तक पहुंच गए हैं, उनका गुदा खा रहे हैं। तो ये बजट नहीं है, ये हमें अजीबो गरीबी काम है। अच्छी शर्म भी नहीं आती, बाज़ औक़ात हद होती है ना, बंदा शर्मा ही जाता है थोड़ा, कोई माफ़ियाँ मांगते हैं हाथ जोड़ के, वरना इससे फिर ज़्यादा तैश आता है आदमी को। मेरी शायद इससे इतने फ़र्क ना पड़ता हो, बिल्कुल ही ना पड़ता हो। ठीक है, बंदा कुड़ता इस बात में है, पीपल अराउंड यू। मैंने पाकिस्तान और इसके बारे में अपने हमारे वो काम हो रहा था, मैंने मज़दूरों को जो बात करते देखा तो मैंने कहा, परवरदिगार ये क्या है? ग्रास रूट लेवल पे मुल्क के साथ इस तरह का, ये तो जहन्नुम बन गया, तो फलां बहुत कुछ कह रहे थे, उसको छोड़ो। अब ये एक और बात, वो भी मैं कई बार कर चुका हूँ यार मुख्तलिफ चैनल्स पे, कि मुल्क की इकॉनमी तो दूर की बात है, घर की इकॉनमी भी रातों रात बर्बाद नहीं होती। ये सिलसिला बहुत देर से जारी है। ये चूँकि डंगर नुमा लोग हैं, हमारा सियासतदान पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल ही कच्चा जी हैं। मैं शहबाज शरीफ के बारे में मैं कहा करता हूँ कि 20 जुमले में कहता हूँ कि इनके बगैर गुफ्तगू करके दिखाओ, कि शबाना रोज़ तो फलाना तो आहनी आँच और पता नहीं कोई मैली आँच, बहुत स्टूपिड बात। अच्छा, ये इनके पले सवाए इसके कि अवाम चूँकि भेड़ों से बदतर उनको दिखाई देते हैं, तो जब तक उनका ज़ोर चलता है वो चलाएंगे। बजट ये नहीं है। बजट होता क्या है? एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, बजट हर साल बुनियाद की एक ऐसी लेयर होती है, स्ट्रेंथ ऐड करती है, जिस पे अगली मंजिल उस्तवार हो सके। ये 75 मंजिला घर है, या 76 साल हो गए, जितने भी हो गए इसको, कि जो 77वीं मंजिल बनेगी, यानी 77वां साल होएगा, वो पिछले सारे यहाँ तो बद से बदतर है। और बात एक याद रखना, ये तो खैर ज़ियाउल हक की मुनाफ़कत के नतीजे में ये मुल्क बिल्कुल ही बेड़ा गर्क इसका हो गया। खुशहाली पहले भी नहीं थी। अब इसको मैं कैसे क्वालिफाई करता हूँ? लॉजिक है। व्हेन आई वाज अ स्कूल गोइंग किड, एक फिल्म बनी थी रोटी, जाओ चेक कर लो, नेट नोट सेलफोन में है तो नहीं रखता, आपको तो मसला नहीं है, जाओ। पाकिस्तान का सुपरस्टार था पंजाबी फिल्मों का, अकमल वो हीरो था, हीरोइन मुझे याद नहीं क्योंकि मैंने वो फिल्म देखी नहीं थी। उसका एक गाना पॉपुलर हुआ बहुत, रोटी का सवाल है, जवाब जेदा रोटी है, बड़े बड़े लोगों लिए ये गल बड़ी छोटी है। वाह, समझ गए हो? बिल्कुल। ये तब भी बद्दो आया हुआ था। सुनो अगली बात, एक फिल्म है नाजी, संतोष कुमार मेगा स्टार थे इस मुल्क के, सबिया टॉप की स्टार थी और बड़े। तो उसमें उस ज़माने में गांव में बाप को चाचा कहते थे, तो सबिया आती हैं अपने बाप के लिए, वो होता है आवाज़ें लगाने वाला, बाग में ना एक मुलाजम जो परिंदे उड़ाने के लिए, वो खाना लेके आती है, खाना क्या, रोटी सूखी मुखी। तो वो कहती है चाचा आ जाइए, जो भी है। वो कहना ठीक है। वो पहला लुकमा लेते ही कहता है नाजी अवेलेबल है, नेट पे देखना, ये मंजर आएगा तो मैं क़यामत टूट जाएगी। तो वो कहता है कि नाजी पुत्र एक तोता ज़ख्मी है, जगह उसका काम है परिंदे उड़ाना ताकि वो फसल को ना।
तो ये ज़ख्मी था, गिरा, तो मैंने इसको पानी पुनी तो इन्होंने हल्दी उल्दी ला के तो इनको चूरी शूरी खुआई। तो बेटी क्या कहती है, चाचा आए थे रोटी नहीं लब दी, तू तोते ने चूरियाँ खुआन टो रहे हैं। आगे चलो, हबीब जालिब 20 रुपये मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। सदर अयूब कहना वो चाहता था मुर्दाबाद, लेकिन उसने लिखा जिंदाबाद तंजिया। 20 रुपये मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। सदर अयूब जिंदाबाद, यानी लानत भेज रहा था वो, बिकॉज ही वाज अ पोएट। उसको पता था कि लफ्ज़ों का कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? फर्दर चलूँ, आपकी औकात, आपकी औकात से मुराद मेरी औकात, आपकी इस मुल्क में जो सबके आम दो पाए बसते हैं, इंसान और आदमी वाला काम कोई नहीं है। आपके मुहावरे क्या हैं? रूखी सूखी खा, ठंडा पानी पी। मैं गलत कह रहा हूँ? एक मुहावरा और सुनो, रोटी की पट पट तो बैरा भी सुन लेता है, यानी जो सुनाई नहीं देता रोटी की आवाज़। अच्छा, जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने, ये पंजाबी के मुहावरे हैं सदियों पुराने। जिदे घर अनाज उदा कोतवाली राज, ਇਹਦਾ मतलब आ ब्यूरोक्रेसी उसके ठुड्डों में है। ये कोतवाली सिंबल है, कोतवाल होता था जिसको आज आप पता नहीं CCPO या जो भी कहते हैं। औकात है आपकी, इसकी समझ नहीं आ रही तो गौर से ज़हीरुद्दीन बाबर की किताब, जिसे तुस्के बाबरी कहते हैं, जो बकवास है, वो है वक़ाए बाबर। उसने कोई नाम नूम नहीं, और ओरिजिनली वो तुर्की ज़बान में है। उसके बेटे के बेटे अकबर ने वो अब्दुर्रहीम खाना एक उसका मसाहिब था, ये जो भी था, उसको कह के फ़ारसी में तर्जुमा, आगे उसका तर्जुमा वो हमने पढ़ा है, जाओ जाके पढ़ के देखो। अच्छा सर, आपने जितने भी मुहावरात भी बताए और जितने भी रेफरेंसेस दिए, उससे ये बात तो जाहिर होती है कि सिचुएशन सालों साल से चलती आ रही है। अब इसमें जो एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, साल नहीं, सदियों से बाबर ये कहता है कि इसमें भूख, नंग, गुर्बत, बिल्कुल, औरतों के जिस्म पे कपड़े पूरे नहीं है, लेकिन यहाँ पैसा बहुत है। कहता हमारे यहाँ तो करोड़ पे गिनती खत्म हो जाती है। बाबर कह रहा है यहाँ तो पदम, तो फलाना, तो टमकाना, ये। अच्छा, आगे चलें आप। अच्छा सर, बिल्कुल एग्रीड। और अभी भी आप देख लें कि यही है कि एक्सपेंडिचर्स इनके कम नहीं हो रहे। गवर्नमेंट के VVIPs को 500 बिजली के यूनिट, 200 गैस के यूनिट फ्री मिल रहे हैं, और इधर हमारी आम रो रही है। लेकिन इस बजट का एक सर सबसे तशवीशनाक जो मैं कह रहा हूँ बात वो ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट की सालाना आमदनी है, उससे ज़्यादा इन्होंने जो कर्जे लिए हुए हैं उस पर सूद की अदायगी देनी है। तो सर इस पॉइंट तक हम कैसे आगे, अगर ये चलता रहा? अच्छा, सूद का तो छोड़ो यार, 26 करोड़ की आबादी है, इनको डंगर समझ के 20 करोड़ भेज दो, आसानी हो जाएगी। आप चूँकि इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आप सबसे बड़ी बात भूल गए हैं। मुल्क का नाम क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। सूद खुद फिटे मुँह हर चीज़ में, हर चीज़ में। उसको छोड़ो, स्टेट और सूदी काम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ये आपकी नाम निहाद बदमाशिया या शराफिया, और खुद वज़ीर आज़म कह रहा है कि नाक से लकीरें निकल। काहे के लिए? सूदी कारोबार करने के लिए। सूद लेना हो देना हो दोनों हराम है, और बदतरीन हराम। तो सर जब हमारी आमदनी कम होगी और उससे ज़्यादा सूद की अदायगी करनी होगी, और वो सब हमारे पैसों से होगा, तो ये तो साइकिल तो चलता रहेगा कि बार बार हम पे बर्डन आता रहेगा। जो सैलरी आम है वही देंगे। कोई चीज़ सवाए मौत के, और उसका भी कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि आने वाले चंद सालों का खेल है। दे आर वर्किंग ऑन इट। ठीक है, दे आर वर्किंग ऑन इट। और क्लोनिंग की तरह उन्होंने तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। लेकिन हम चूँकि आज की तारीख में बात कर रहे हैं, मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है, इसका भी इलाज है। सर क्या इलाज हो सकता है आपकी नज़र में? देखो, भुट्टो का एक जुमला, उसने कहा था कि अगर बड़ी तब्दीलियां नहीं आती इस निज़ाम में, तो तब्दीली लाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। जिसे मैं कहता हूँ आदमखोर निज़ाम का नौहा। अभी इन्होंने रिसेंटली कोई अनाउंस किए हैं, वो ऑन एन एवरेज वो पड़ता है कि तकरीबन 9-10 करोड़ का कंप्लीशन तक मुमकिन है, इससे भी आगे चला जाए।
ब्यूरोक्रेट्स के लिए घर बना के दे रहे हैं। ब्यूरोक्रेट कहते क्या, ये झूठों का, मुनाफिकों का मुल्क। ये क्या इसे कहते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स, यानी पब्लिक नू बिजली का बिल 2 मरले का घर नसीब नहीं, तो उनके जो सर्वेंट्स हैं। तो ये झूठ का, गलाजत का, मुनाफकत का कारोबार है, ये दूर तक जा नहीं सकता। इंसाफ कहते हैं ना कि जहाँ इंसाफ नहीं होता वहाँ फिर कुछ भी नहीं बचता। तो इंसाफ में याद रखना, पहला इंसाफ इक्तसादी इंसाफ है, फिर अदालती इंसाफ है। क्योंकि हर पता नहीं, तो कत्ल और रेप दा हर पता नहीं, लेकिन ये तो हर एक का। इक्तसादी इंसाफ जो है वो तो इट इज़ एवरीबडीज रिक्वायरमेंट। तो मुल्क क्या है, ये घर के, ये पुराने जो गलीज किस्म के नवाब होते थे, उनके मौत के बाद पता लगता था, ओ ये तो बिका हुआ है सारा कुछ। करते क्या थे, मुजरे, शराबें, अय्याशियाँ, हवेलियाँ गिरवी पड़ी हैं, औलाद को नहीं पता। नवाब साहब ठाट बाट उधार पे चल रहा है, उधर नवाब साहब फुड़के, कुर्कियाँ आ गई, हवेलियाँ फारग, ख़ानदान सड़क पे। ये वो लोग हैं, इन्होंने कभी इस मुल्क के अवाम को अपना समझा ही नहीं। ये इनके लिए चलती फिरती लाशें हैं, ये उनके लिए वोट हैं, और ये हर कीमत पे उनसे वोट छीनते हैं या धोखे से ले लेते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज। अब लाहौर शहर में एक ज़माने में नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी जाली थी, इसलिए ख़त्म हुई। फांसी के बाद वोटों की ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, ये जाली थी कैसे? कौम की कॉस्ट पे, सूबे की कॉस्ट पे वो नौकरियां बांटी इन्होंने। ये मुल्क की तबाही में एक फैक्टर ये है, स्टील मिल परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में प्रॉफिट दे रही थी, ओवर स्टाफिंग और अंधी, PIA की बर्बादी के पीछे ये, रेलवे के पीछे ये, पता कर के। अभी मरियम ने एक पॉजिटिव बात, पता नहीं वो होती है कि नहीं, बात पॉजिटिव है, मैंने उसको अप्रिशिएट किया। क्या कि ये जो डाउन साइजिंग करें महकमों की, वो जहाँ तुमने 10,000 बंदा रखा है, वहाँ तो ज़रूरत 50 की है। बिल्कुल। लेकिन तुम लोगों को ख़रीदते हो नौकरियाँ दे के। होता क्या है, एक बच्चे को नौकरी दे दी, पूरा का पूरा ख़ानदान आपका ग़ुलाम हो गया, चूँकि औलाद ग़ुलामों की है। और एक बात याद रखूँ, ये रखना आप, ये तारीख़ है, मैंने नहीं लिखी। सलातीन दिल्ली की बातें करते हैं ना, पहले तो गज़नवी तो गौरी तो फलाना, जाओ जाके पता करो। सलातीन दिल्ली में से कुछ सलातीन ने बैन लगा दिया था कि कोई हिंदू इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। अब वजह पूछो, क्यों सर? इसलिए कि जजिया बंद हो जाएगा। और बदमाशी वो भी कर रहे थे, वो भी खुद को उस टैक्स से बचाने के लिए बिल्कुल इस्लाम कबूल कर रहे थे। दोनों तरफ से वारदात थी। जिसके हाथ में तलवार थी उन्होंने कहा बंद, ये हुआ है। तो इसलिए छोड़ो, कोई इकोनॉमी इस मुल्क की क्या इकोनॉमी होनी। बहुत पुरानी बात तो मैं बताता हूँ। मैं उस वक्त अपने बेलीपुर वाले फार्म हाउस पे था, तो बहुत नामवर उनके वालिद भी, मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त था फ़ारूक गिलानी, उनके वालिद थे असद गिलानी साहब, जमात इस्लामी से लाहौर के MNA भी रहे हैं। उनका बेटा फ़ारूक गिलानी बहुत प्यारा दोस्त था, वो जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी हुआ फाइनेंस का। वो और भाभी हमारी, वो दोनों मियाँ बीवी आए, उधर बैठे बात करते हुए, तो मैं कहा यार फ़ारूक, पाकिस्तान की इकॉनमी का मैं कई साल से चीख रहा हूँ कि पाकिस्तानियों की चीखें मरीख पे सुनाई देंगी। ये अब की बात नहीं, 2, 4, 5, 6, 7 साल पहले नहीं। मैंने PTI के खिलाफ डांग उठा ली थी कि लानत हो मुझ पे कि मैं इनको सपोर्ट करता हूँ, बिकॉज कॉन्स्टेंटली आई कुड सी कि ये टाइटैनिक डूब रहा है, और अब से नहीं, मुद्दतों से। अच्छा, तो पता क्या जवाब था फ़ारूक गिलानी मरहूम का? उन्होंने कहा यार छड़ दफा कर, इस मुल्क की कड़ी इकॉनमी है, हुक्मरानों का हाथ अवाम की जेबों में है और अवाम का हाथ एक दूसरे की जेबों में है। बिल्कुल। तो इसलिए बजट ये क्या डिस्कस करना, बजट कौन सा बजट, कुछ भी नहीं। अच्छा सर, फिर मुझे आप ये बताएं कि आपने अभी नवाज शरीफ का नाम लिया, तो PMLN की कोई 5वीं हुकूमत है, कुछ दर्जन से ज़्यादा ये बजट पेश कर चुके हैं। लेट्स टॉक इन टर्म्स ऑफ ईयर्स जी, तकरीबन 40 साल बनते हैं।
तो मैं तो डे वन से सर इस दफा कोई इनकी उसकी वजह है प्रायोरिटीज कि डिफरेंट नजर आ रही हैं? पाकिस्तान के कल्चर को बर्बाद, पीपल्स पार्टी को भी पैसे की दौड़ में शामिल करने वाले ये लोग हैं। वरना आप बताओ, भुट्टो की कैबिनेट का एक बंदा बताओ, भुट्टो को जाली कत्ल के चक्कर में फांसी दे दी, उसका स्कैंडल कोई नहीं था माली, एक बताओ, एक आज तक कभी सुना है उसका कोई वजीर वफाकी या सूबाई या सिंध का? बताओ। नहीं सर। इन्होंने उनको भी करप्ट किया, कल्चर ही चेंज कर दिया ना, साफियों तक तो खरीदा। मैं जब मेरा अर्ली डेज ऑफ माई करियर फर्स्ट 10-15 इनके आने तक, मैंने खुदा की कसम लिफाफा जर्नलिज्म का मैंने लफ्ज़ नहीं सुना था। ये सर किस साल की बात कर रहे हो? ये साल मुझे याद नहीं रहते, मैं पहले जब भी आए हैं मुझे कुछ इनिशियल डेज, ठीक है। मैं हाँ, वो तो जर्नलिस्टों ने कैसे ख़रीदा। एक जर्नलिस्ट के बारे में मरहूम हो गया अब, वो तो मशहूर था कि उसने कहा कि जी मैंने प्लॉट ले क्या करना है, मेरे लिए तो मैं प्लॉट ले घर बनाऊंगा कैसे। इन्होंने कहा 3 दे दो, एक बेच के घर बना लेना, तीसरा प्लॉट बेच के उसको फर्निश कर लेना। तो ये दिस इज हाउ इट हैपेंड। और ये अच्छा, उसकी भी एक वजह है, ये और तरीके से चीज़ों को देखना सीखो। इनको तो कुछ सीरियसली लेता ही नहीं था। वो इतफाक लेना मुंडा वो हो तुम हकारत से, जो सो कॉल्ड कह रहा हूँ, ख़ानदानी पुश्तीनी और ये सराइकी बेल्ट के लोग, ये कितों आ गया, ये कौन है। फिर उनको जैसे जैसे ब्राइब किया गया, जैसे जैसे ऑब्लाइज किया गया। ये क्या मुल्क है? पीपल्स पार्टी ने क्या मांगा इनसे? पढ़ा नहीं कि पंजाब के फलां फलां अजला में हमारे बंदे होंगे। जी बिल्कुल। ये कौन होंगे? ये वो बंदा तो जहां होगा मेरिट पे होना चाहिए ना। हाँ, वो तुम्हारे को जाती कतूरे हैं। ये कल्चर भी इनका लाया हुआ है। साडा एसी, साडा डीसी, साडा जज, ये यही लोग हैं ना। बिल्कुल। जो बात कर रहे थे उसके साथ, वो कौन है मरहूम, वो जज कयूम, इनको ज़रूरत पड़ी, रेड दिया। कैरेक्टर देखो इस काम का। सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने उस पर यलगार की, और निशाना कौन, पता नहीं, मुनीर था एक का नाम, एक तारिक अजीज़ थे, नीलाम घर वाले। वो तुम मास्टरमाइंड की तरफ जाओ, बेगैर तो नाहल किन को कर रहे हो? वो भाई कॉमन सेंस की बात है ना। तारिक अजीज साहब ने क्या लेना था, या मुनीर या पता नहीं क्या, वो इस तरह के कोई 2-4 लोग नाहल कर दिए। जो मास्टरमाइंड था वो बच गया फिर सर। ये है इस मुल्क में, ना इक्तिसादी इंसाफ है, ना अदालती इंसाफ है, ना दी इल्म हासिल करो चाहे चीन जाए, रब्बे ज़दनी इल्मा, इकरा से हमारा दीन शुरू होता है। बिल्कुल। पढ़, करोड़ों बच्चा तुम्हारा स्कूलों से बाहर है, तुम मुनाफिक हो, नाम इतना बड़ा उठाए फिरते हो, इस्लामी भी, जमहूरिया भी, ना इस्लाम ना जमहूरियत। पाकिज़गी जो है वो जाके गली कुचों में देख लो। चंद पौश जो बस्तियां हैं लाहौर शहर की, उनके अलावा बाकी क्या है? इस्लामी, जमहूरिया, फिर पाकिस्तान, पाक लोगों के रहने की जगह। पाक लोगों से बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा, रोटी पूरी नहीं हो रही। तो सर क्या ये एहतसाब ना होने की वजह है कि पिछले 6 सालों में कोई 8 फाइनेंस मिनिस्टर्स बदल चुके हैं, लेकिन सिचुएशन वहीं की वहीं है? उसकी वजह है, इसहाक डार तो वैसे ही फेक था, उसका तो छोड़ो, लंबी बात हो जाएगी। वो तो समधी वजीर खजाना था ना, समधी। केपेबल भी आएगा तो क्या कर लेगा? देखो ना, देयर इज अ लिमिट। एक कश्ती जिसमें इतने सुराख हो गए हों, अब मल्लाह जितने मर्जी तब्दील कर लो, वो कौन कौन सा सुराख बंद करेगा? ये दूर दूर तक। हाँ देखो, मैंने कहीं पढ़ा है कि इस मुल्क की 22% ज़मीन 1% लोगों के पास है। ऐसे ही है। अच्छा, अब बेशर्म, बेहया और अनपढ़ हम इतने हैं, हम आज भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ज़राअत, एग्रीकल्चर। पूरी दुनिया में ये लफ्ज़ बंद हो चुका है। इसके लिए 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, एग्री बिजनेस या एग्री इंडस्ट्री। इट इज एन इंडस्ट्री, चूंकि टोटली मैकेनाइज्ड है। और देखो, बात सुनो यार, छोड़ो, ये तो
बहुत मेरी ज़िंदगी खा रहा है ये मुल्क, सच्ची बात तो मैं बताऊं। 1800 कितने में कॉम्बाइन हार्वेस्टर बना ली थी अमेरिकन ने, ऐसे ही है। इन चबलों के पास लाने वालों में मैं भी शामिल हूँ। पहली बार ट्रैक्टर आया, ये मेंटालिटी है, ये औकात है हमारी। तो उन्होंने कहा ये हमारी ज़मीनें जला देगा, ये आम था। यही जाके रायबंड अब्दुल रशीद भट्टी हैं, यहाँ रहे हैं 2-3 दफ़ा में। अब उनका बेटा हमारा मेरा बेटों की तरह है, वो अमर भट्टी है, वो इलेक्ट हुआ है, ब्यूरोक्रेट था। उन्होंने मुझे बताया कि जब हमारे वो बिजली बापड़ा, पुराने ज़मानों की बात है, जब वो स्कूल स्टूडेंट्स थे, वो MSc जियोलॉजी है, उसमें स्कूल का ज़माना, तो हमारे बुज़ुर्गों ने छवियाँ और पता नहीं छुरियाँ और लाठियाँ निकाल लेंगे, हमारे बच्चे मारने आए हो, हमें नहीं चाहिए बिजली। फिर 4 साल के बाद वही दुम हिलाते हैं उनके पीछे, पैरा तक लगा दो। ये तो वी आर सिक पीपल, हमारी ग्रोथ नहीं, वी आर रिटार्डेड। अब जैसे हमारे यहाँ अब्यूज़ और मिस यूज़ हो रहा है सेल फोन, यार मुझे आम आदमी से तो कुछ थोड़ी ज़्यादा ही ज़रूरत होगी ना सेल फोन की, मैं उसके बगैर जिंदा हूँ, कोई प्रॉब्लम। यहाँ मेड्स, टूटे हुए चित्र, फटे हुए कपड़े, बुरा हाल, लेकिन स्मार्टफोन होगा। और मैंने तो ये भी कहा, मैंने कहा मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस दिन का जब पता चलेगा कि एक बच्चा पैदा हुआ तो नौज़ायदा के हाथ में सेल फोन था। कल की बात है इस मुल्क में। ओ भाई, हमारे पुराने घर का है ये, साथ वाले घर में फ़ोन है वो काला, आपने देखा भी नहीं होना ज़िंदगी में। फ़ोन मिलता ही नहीं था, पासपोर्ट किसी को मिलता ही नहीं था, भुट्टो साहब ने इसको आम किया था। ये डे 1 से ये बड़े शैतानी ज़हन है, ये जब तक बहुत अखीर ना हो जाए ये बंदे दे पुत्र नहीं बन दे। इस मुल्क में फ़ोन नहीं लगता था, मैं आपको बता रहा हूँ, जाके पता कर लो, आपकी उम्र बहुत छोटी है। जो बंदा 60 से भी ऊपर होगा उससे पूछ लेना, बता देगा आपको। सर आपने दरम्यान में बात की थी कि 22% जो ज़मीन है वो 1% लोगों के पास है। हाँ। सर मुझे बताएं कि एक ख्याल है कि चंद ख़ानदान हैं, उन्हीं के हाथों में सारा जो हमारा जो मेन कारोबार है ना पाकिस्तान का वो है, इस बात में कितनी हकीकत है ही चंद ख़ानदान। इस मुल्क की सबसे बड़ी सनत और सबसे बड़ी तिजारत है सियासत। पूरी तारीख उठा के देख लो, वही चंद ख़ानदान है। तो सर जो आम आवाम है, तो अब चले सैलरीज उन्होंने बढ़ा दी, लेकिन वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, प्राइवेट सेक्टर की वहीं हैं, टैक्स उन्होंने 35% तक कर दिए हैं। तो वो कुछ तो मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं जो यहाँ पे हैं। अब जाते जाते ये बता दें कि आम आवाम के पास क्या ऑप्शन हैं। एक तो आप आम आवाम ना बोलें, अवाम का मतलब अवाम ही है बस। उनके पास ऑप्शन देखो, ये कीनिया में क्या हुआ है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गई थी, वो बाहर आ गए और वो सारे अंदर बढ़ गए। सर यहाँ पे तो एहतजाज पे भी पाबंदियाँ लगा देते हैं, लेकिन अगर हम नहीं, सारे वहाँ भी होंगी, कोशिश तो की होगी। और दूसरी बात ये है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उस वक्त लोग कहा करते थे कि जो फ्रेंचीज़ हैं, फ्रांसीसी एमी हिजड़े से होते हैं, ज़ार्स ऑफ रशिया का खुदा की पनाह, जितना उनका दबदबा। वो यहाँ फ़िरौन नहीं रहे, सफ़ीज़ नहीं रहे, ऑटोमन्स नहीं रहे। 620 साल ऑटोमन्स ने, जिसे हम खिलाफत उस्मानिया, खिलाफत उर्दू तो नहीं थी, हालांकि मुझे बहुत पसंद है, मेरे तो घर में याद ही सल्तनत उस्मानी है। खिलाफत कहना तो अल्लाह माफ़ करे, मैं तो उसे गुनाह समझता हूँ। 620 साल 3 कॉन्टिनेंट्स पे हुकूमत की। तुर्कों की बात कर रहा हूँ, जिसे अब तुर्किया कहते हैं। यहाँ ऑटोमन्स जो थे, सल्तनत उस्मानिया, वो मैं जब गया मैंने कहा कोई ख़ानदान का टूटा बजा फलाना। वो मुस्तफ़ा कमाल ने मुल्क से उठा के बाहर फेंक दिए, बाद में फिर पता नहीं कोई एक आध को इजाज़त मिली, उसका भी कोई नामो निशान नहीं, ख़त्म हो जाते हैं। तो रिवॉल्ट मतलब बाकी देखो। और एक और बात भी है, और वो महज़ब कौमों में होता है कि एहतजाज अगर डिसिप्लिन्ड हो, मुनज़्ज़म हो, फलाना हो। मुहावरा है हमारा ही कि रोए बगैर तो माँ दूध नहीं देती, ऐसे। हाँ मुहावरा है। तो रो,
घर के अंदर नहीं, बाहर रहो। तो डू यू थिंक कि वी आर कावर्ड्स, कि हमसे वो इकट्ठे निकला नहीं जाता, बाहर निकलने से भी डरते हैं? मुझे नहीं पता निकला जाता है नहीं निकला जाता। मैं तो बर्रे सगीर का जो इंडियन इस्लाम है उसकी तारीख से वाकिफ़ हूँ। जामिया अज़हर के जो सरबराह थे उन्होंने कहा मैंने इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, ये यहूदी कहाँ से आ गया है, ये कैसे वज़ू कर रहे हैं? तो उनको कहा गया कि जी ये हिंदुस्तान से हैं। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, ये इंडियन इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं। ख़त्म, मामे हम बने हुए हैं। जमाल अब्दुल नासिर थे मिस्र के एक बड़े दबंग सरबराह, उनका बड़ा मशहूर जुमला है कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये इस खित्ते के मुसलमान को देख के लगता है इस्लाम इन पे नाज़िल हुआ था। अब हम इस्लाम के अपनी किस्म के इस्लाम के ना, हम वो बहुत ही ज़्यादा को ठेकेदार हैं। सऊदी अरेबिया देखो किधर जा रहा है, उनकी डायरेक्शन देखो। कुरान पाक की विज़डम है, मोमिन की एक पहचान ये है कि वो जिस शहद में ज़िंदा होता है उसके साथ हम आहंग होता है। हमने ऊँटनियाँ, घोड़े, खच्चर छोड़ दिए, जहाज़ कारें पकड़ ली, बाकी मौत पड़ती है। जुल्म देखो, हम जैसे, मैं क्या कहूँ, लोग जुल्म देखो। ये दीनी इलूम है, ये दुनियावी इलूम है। अच्छा भाई, ये दुनिया जिसने बनाई है, जिसने दीन बनाया है, उसी ने ये दुनिया बनाई है। तो दीन और दुनिया में तो फ़र्क ही कोई नहीं है। ये सारे जो को चाँद पे पहुंचा हुआ है उनकी भी यही सोच होती। मरीख पे पहुंच गए, किसी ने खला में टमाटर उगा लिए हैं, उनकी केचप तैयार हो। ये दीनी और वो भाई इल्म है। जब ये फरमाया गया कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े, तो आपने उधर क्या हदीस पढ़ने चीन जाना था? चीन में तो आज भी मुसलमान आटे में नमक के बराबर है। तो वी आर डिस्टॉर्टेड, हमारा कोई सर पैर हमें समझ नहीं आ रहा। हुजूर ने अपनी आरामगाह पे सजदा से, नौरेश शकूर मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, वो फेडरल मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि एक दफ़ा गए, ज़फ़रुल्लाह जमाली वज़ीर आज़म थे, तो ये उस वक्त मिनिस्टर थे, फेडरल मिनिस्टर, अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे। नौरेश शकूर की बात कर रहा हूँ, दोस्त हैं मेरे बहुत प्यारे। वो कहते हैं कि उधर जाके हुजूर के हमने यूँ किया तो प्राइम मिनिस्टर के साथ तो नहीं ये बदतमीज़ी की उन्होंने, जो बाकी थे वफद के साथ, और यूँ करके शुरते ने हाथ मारा। उसने कहा इश, वो किसी ने चूमने की कोशिश की जो हुजूर जहाँ, तो उनको पत्थर को उन्होंने कहा हाथा हजर, इधर तुम ये कर रहे हो, ये पढ़। उन्होंने कहा अदर, काबा की तरफ मुंह फेर दिया उसने। हमने कोई अजीब ही दुनिया है हमारी। अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा जाते जाते आपसे कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन तब तक नहीं हो सकता, वो तब तक हल नहीं हो सकता जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ जाती। गलत है। अच्छा, आ भी जाएगी तो क्या है, मतलब बेसिकली तो ये है ना कि हैव्स का एक हजूम है, वो आपस में अंडरस्टैंडिंग कर ले, उससे क्या हो जाएगा सर? पॉलिसी में कंसिस्टेंसी आ जाएगी, बिजनेस ग्रो करेगा। पॉलिसी में क्या कंसिस्टेंसी आनी है? आई है 76 साल में, क्यों नहीं आ पा रही? और ये बतदरीज हुआ है। चौधरी मोहम्मद अली होते थे हमारे एक प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि ये जो कल्चर शुरू है यहाँ कर्जे का, तो वो वक्त दूर नहीं जब कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। रियलिटी वही हो रहा है। हाँ, तो क्या है, ये नहीं होना जब तक आप खुद, तो आप अभी कह के हटे हो सारा, आपने फैक्ट शीट तो आपने मेरे सामने रखी, फिर वही बात कर रहे हो, कैसे होगा? ये तो हर चौक से तेल निकला है फिर भी नहीं होना। तो क्या हम खुद मुख्तार नहीं हो सकते? हाँ, जब तक याद रखना। और अभी उन्होंने कहा कि जी इकॉनमी यूँ, इकॉनमी आपका ठीक क्या है, और सच्ची बात है, किसी को अच्छे लगे ना लगे, पाकिस्तान में सिवाय एक इदारे के कौन है जो अपने होने का हक अदा कर रहा है? और मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल रेटिंग में पाक फौज कहाँ आती है, बाकी आपकी अदलिया कहाँ आती है बताओ? मैं सही है। आपकी ब्यूरोक्रेसी आती है बताओ? आपकी जमहूरियत कहाँ आती है बताओ? एक इदारा। और ये जो बूथे उठा के कहते हैं ना माशाल्लाह तो फलाना, बकवास हैं ये किसी जोगे होते कभी कोई आँख उठा के ना देखता। मेरा यूब खान को तो मैंने देखा भी नहीं, मैं तो स्मॉल किड,
वो जब देखता होगा इन गोगड़ों को, गाटे गोगड़े सूट तो शेरवानियाँ, वो कहता होगा ये मुल्क इन चवलों के मैं ये चलाएंगे। मैम ह्यूमन मैं मोस्टली अच्छे लोग हैं, मैंने हमेशा कहा बुरी से बुरी पॉलिटिकल पार्टी में भी अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग चंद हैं, और इसी तरह वाइस वर्सा। तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिशियन जब, तो मैं कहता हूँ यार इनको क्या पता। मुझे एक बात बताओ चलते चलते, उसका जवाब दो। अगर ये इनको जो तरक्याती फ़ंड मिलते हैं और जो इनके पर्क्स और प्रिविलेजेस हैं, इन्हें 22वें ग्रेड की तनख्वाह दे के कहा कानून साजी करो, ना तुम्हें नौकरियां मिलेंगी, बैन, क्योंकि ये लोगों को ख़रीदते हैं, ना नौकरियां मिलेंगी ना तरक्याती फंड मिलेंगे, इस मुल्क में टिकट लेने वाला ना मिले। ये कारोबार ही गंदगी और गलाजत का है। और मुसीबत आखिरी अलमिया जो इस मुल्क का हुआ, आमरीत आई, उसको जमहूरियत का दौरा पड़ा। जमहूरियत आती है, इनको आमरीत का दौरा पड़ता है। क्या कहा था मरीम नवाज ने? हुक्मरान खानदान हो। क्या हुक्मरान खानदान? भीख ही है ना, पैसे ना मांगे, रोटी ना मांगी, वोट मांग लिया। ये प्रॉब्लम है। ये यहाँ इस मुल्क में अगर दूध और बेसन भी खालिस नहीं है तो निज़ाम भी खालिस नहीं है। जो भी आता है डंडी मारता है। आमरीत आई होती ठोक के, मैं देखता 15-20 साल में ये मुल्क कैसे टेक ऑफ न गए। चबल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर ने बड़े ज़्यादा वैलिड पॉइंट्स उठाए जिन पे वी डू रियली नीड टू पॉन्डर अपॉन, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये डिस्कशन सुन के काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला हो। बाकी आपका जो भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए लगे रहें, डटे रहें और देखते रहें समा मनी विद गज़ाल।